नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल सूरज स्टडी बुक में। दोस्तों, आज मैं बायोलॉजी के टॉप 100 प्रश्न लाया हूं। ये वे प्रश्न हैं जो बार बार किसी न किसी एग्जाम में पूछे जाते हैं, क्योंकि ये प्रश्न जो है सिली मिस्टेक कराते हैं और एग्जाम से बाहर करा देते हैं। आप लोगों को लगेगा कि ये प्रश्न जो है बहुत ही ईजी है, पर यही प्रश्न है जो बाकी सभी लोगों से बन जाता है और आप लोगों से यही प्रश्न जो है सिली मिस्टेक हो जाता है और डायरेक्ट एग्जाम से बाहर करा जाता है। क्योंकि जो प्रश्न सभी से बनते हैं वो अगर आप लोगों से नहीं बनते हैं तो वही प्रश्न की वजह से जो है आप एग्जाम से बाहर हो जाते हैं, क्योंकि वो जो है कट ऑफ डिसाइड करने में बहुत बड़ा योगदान रहता है उन प्रश्नों को। मैं इस वीडियो में उन्हीं प्रश्नों को लेकर आया हूं जो कि कट ऑफ डिसाइड करते हैं, बार बार एग्जाम में आते हैं और सिली मिस्टेक कराते हैं और गलती कराती हैं। तो हम लोग इस वीडियो में उन्हीं प्रश्नों को देखेंगे, ठीक है। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा जिससे कि ये प्रश्न आप लोगों से अच्छे से बन जाए, ठीक है। तो चलिए हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो दोस्तों, इसका जो सही आंसर है वो है सी, यकृत ग्रंथि, ठीक है। तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो यकृत ग्रंथि है, ठीक है। अग्नाशय ग्रंथि से इंसुलिन हार्मोन का स्त्रावण होता है, थायराइड ग्रंथि से थायरॉक्सिन हार्मोन का स्त्रावण होता है और पिट्यूटरी अर्थात पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। तो इतनी बातें इसके बारे में आप लोग याद रखिएगा। ये जो है यकृत का चित्र है, तो ये जो है पित्ताशय है, इसमें पित्त रस जो है संग्रहण होता है और पित्त रस का स्त्रावण जो है बनता कहाँ है? तो पित्त रस जो है यकृत में बनता है और उसका संग्रहण जो है पित्ताशय में होता है, ठीक है। तो इसको आप लोग याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है, लाल रक्त कणिकाएं कहाँ बनती हैं? ठीक है। तो लाल रक्त कणिकाएं कहाँ बनती हैं? तो लाल रक्त कणिकाएं जो है अस्थि मज्जा में बनती हैं, ठीक है। तो इसको आप लोग याद रखिएगा, लाल रक्त कणिकाएं अस्थि मज्जा में बनती हैं। आरबीसी अर्थात लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल कितना होता है? तो उसका जो जीवन काल है वो जो है 120 दिन का होता है, ठीक है। तो इसको आप लोग याद रखिएगा, 120 दिन जो है आरबीसी का जीवन काल होता है और आरबीसी में जो है हीमोग्लोबिन पाया जाता है, जिसके कारण उसका रंग जो है लाल रहता है, ठीक है। चलिए आगे हम लोग अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, श्वसन में कौन सी गैस ली जाती है? तो इसका जो सही आंसर है वो है सी, ऑक्सीजन, ठीक है। तो श्वसन में जो है ऑक्सीजन गैस ली जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है बाहर जो है निकाली जाती है मनुष्य द्वारा। जबकि पेड़ पौधे को बात करें तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है ग्रहण की जाती है और ऑक्सीजन गैस जो है बाहर निकाली जाती है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है, हृदय में कुल कितने कक्ष होते हैं? तो दोस्तों, इसका जो सही आंसर है वो है सी, हृदय में जो है 4 कक्ष होते हैं, ठीक है। तो इसको आप लोग याद रखिएगा, हृदय में जो है 4 कक्ष होते हैं। ये देख लीजिए, ये जो है बायां आलिंद है, ये जो है दायां आलिंद है, ये जो है बायां नीला है और ये जो है दायां नीला है। तो ये जो है 4 कक्ष होते हैं मनुष्य के हृदय में ना। अलग अलग जीव जंतुओं के हृदय में अलग अलग कक्ष होते हैं, तो हम लोग इसमें जो है मनुष्य के बारे में बात कर रहे हैं। तो मनुष्य के हृदय में जो है 4 कक्ष होते हैं, ठीक है। चलिए आगे हम लोग अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, मानव शरीर का नियंत्रण केंद्र कौन है? तो दोस्तों, इसका जो सही आंसर है वो है बी, मस्तिष्क होता है, ठीक है। देख लीजिए, ये जो है मस्तिष्क का डायग्राम है और मानव शरीर का नियंत्रण केंद्र जो है मस्तिष्क होता है। हमारे जितने भी कार्य होते हैं, जितने भी क्रियाविधि होते हैं, वो सभी मस्तिष्क के कारण ही संभव हो पाते हैं। हाथ पैर हिलाना, चलना, ये सभी जो है मस्तिष्क के कारण ही होती है। मस्तिष्क ही सभी शरीर पर जो है नियंत्रण रखता है, ठीक है। चलिए आगे हम लोग अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, मनुष्य के शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? तो दोस्तों, इसका जो सही आंसर है वो है बी, 37 अंश सेंटीग्रेड होता है, ठीक है। मनुष्य के शरीर का सामान्य तापमान जो है 37 अंश सेंटीग्रेड होता है। और अगर हम फ़ारेनहाइट में बात करें तो 98.7 अंश जो है फ़ारेनहाइट होता है, ठीक है। 98.7 अंश फ़ारेनहाइट होता है, फ़ारेनहाइट के बारे में बात करें तो। चलिए आगे हम लोग अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, प्रकाश की चाल सबसे अधिक किसमें होती है? तो दोस्तों, इसका जो सही आंसर है वो है डी, प्रकाश की चाल जो है सबसे अधिक जो है निर्वात में होती है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं हम। अगला प्रश्न है, ध्वनि जो है किस माध्यम में सबसे तेज हो चलती है? तो ध्वनि सबसे ज्यादा जो है ठोस में चलती है, ठीक है। याद रखिएगा, ध्वनि सबसे ज्यादा किस में चलती है? तो ठोस में, उसके बाद जो है द्रव में और उसके बाद जो है गैस में। तो सबसे ज्यादा ध्वनि की गति जो है ठोस में रहती है और जबकि प्रकाश की गति सबसे ज्यादा जो है निर्वात में रहती है, ठीक है। चलिए आगे हम लोग अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, बल की इकाई क्या है? तो दोस्तों, इसका जो सही आंसर है वो है न्यूटन। बल की इकाई क्या है? न्यूटन हो रहा है, ठीक है। जूल जो है कार्य और ऊर्जा का मात्रक है, वाट जो है शक्ति का मात्रक है और पास्कल जो है दाब का मात्रक होता है, ठीक है। चलिए आगे हम लोग अगला प्रश्न देख लेते हैं। कार्य की एसआई इकाई क्या है? तो कार्य की एसआई इकाई क्या है? तो कार्य की एसआई मात्रक जो है जूल होता है, ठीक है। जैसे कि मैंने बताया, न्यूटन जो है बल का होता है, पास्कल जो है दाब का होता है और वाट जो है शक्ति का होता है। चलिए आगे हम लोग अगला प्रश्न देख लेते हैं।
अगला प्रश्न है ऊर्जा का मात्रक क्या है। तो ऊर्जा का मात्रक जैसे कि मैंने बताया ऊर्जा का मात्रक जो है क्या है, जूल है। ठीक है, चलिए आगे हम लोग अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है विद्युत धारा की इकाई क्या है। तो दोस्तों विद्युत धारा की इकाई क्या है, तो विद्युत धारा की इकाई जो है एम्पियर होता है। ठीक है, वाट शक्ति का मैंने बताया है, वाट शक्ति का मात्रक है, ओम जो है प्रतिरोध का मात्रक है, वोल्ट जो है विभवांतर का। ठीक है, चलिए आगे हम लोग अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है ओम का नियम जो है किस पर आधारित है। तो ओम का नियम किस पर आधारित है, तो विभवांतर पर आधारित होता है ओम का नियम। ठीक है, ओम का नियम में क्या होता है, V बराबर क्या होता है, V बराबर जो है RI होता है। ठीक है, ओम का नियम V बराबर RI होता है, जहाँ V बराबर होता है विभवांतर, R बराबर होता है प्रतिरोध और I बराबर होता है धारा। ठीक है, तो ये इसको आप लोग याद रखिएगा, V बराबर RI ओम के नियम से, ओम का नियम आधारित होता है विभवांतर पर। ठीक है, चलिए आगे हम लोग अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है घर्षण बल की दिशा होती है। तो घर्षण बल की दिशा हमेशा क्या होती है, गति के विपरीत दिशा में होती है। ठीक है, क्योंकि घर्षण बल के कारण ही जब गति विपरीत होती है तो हम लोग चल पाते हैं। पैर जो है क्या होता है, घर्षण बल के गति के विपरीत कार्य करती है, इसी कारण हम लोग आगे चल पाते हैं। तो याद रखिए घर्षण बल की दिशा जो है गति के विपरीत रहती है। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं। अगला प्रश्न दाब का मात्रक है। ठीक है दोस्तों, तो दाब का मात्रक जैसे कि मैंने बताया, दाब का मात्रक जो है पास्कल होते हैं और इसे और क्या कहते हैं, तो न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर भी कहते हैं। ठीक है, पास्कल को। चलिए आगे हम लोग अगला प्रश्न देख लेते हैं। उष्मा ऊर्जा का स्थानांतरण किसमें होता है। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है ए चालन, बी संवहन और सी विकिरण, तीनों आ जाएगा। उष्मा ऊर्जा को स्थानांतरण जो है तीनों में होता है, तो इसका आंसर डी आ जाएगा सभी। ठीक है, चालन, संवहन और विकिरण तीनों द्वारा होता है उष्मा को स्थानांतरण। ठीक है, चलिए आगे हम लोग अगला प्रश्न देख लेते हैं। ध्वनि की चाल निर्भर करती है। तो ध्वनि की चाल किस पर निर्भर करती है, ध्वनि की चाल जो है दाब पर भी निर्भर करती है, तापमान पर भी निर्भर करती है और माध्यम पर भी निर्भर करती है। तो याद रखिएगा ध्वनि की चाल जो है सभी पर निर्भर करती है। ठीक है, चलिए आगे हम लोग अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है बिजली बल्ब का फिलामेंट किससे बना होता है। तो बिजली का जो बल्ब है उसका फिलामेंट किससे बना होता है, टंगस्टन का बना होता है, इसको आप लोग याद रखिएगा। चलिए आगे हम लोग अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है रेडियो तरंगों की खोज किसने की। तो रेडियो तरंगों की खोज किसने की, रेडियो तरंगों की खोज जो है ए मार्कोनी ने की थी। रेडियो तरंग की खोज किसने की, ए मार्कोनी ने की थी। ठीक है, याद रखिएगा इसको। चलिए आगे हम लोग अगला प्रश्न देख लेते हैं। अब अगला प्रश्न है न्यूटन का गति का प्रथम नियम कहलाता है। तो क्या कहलाता है, ए जड़त्व का नियम कहलाता है। और तीसरा नियम क्या कहलाता है, तो क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कहलाता है। तीसरा नियम की हर क्रिया के बराबर और विपरीत जो है प्रतिक्रिया होती है, ये जो है न्यूटन की गति के तीसरा नियम है। और पहला नियम को क्या कहते हैं, जड़त्व का नियम कहा जाता है, इसको आप लोग याद रखिएगा। चलिए आगे हम लोग अगला प्रश्न देख लेते हैं। तरंग की चाल का सूत्र है। ठीक है, तो तरंग की चाल का सूत्र है, इसका आंसर है ए वी बराबर एफ गुणित लैम्डा, जहाँ वी जो है क्या है, चाल है, और एफ जो है आवृत्ति है, और लैम्डा जो है तरंग दैर्घ्य है। तो चाल बराबर आवृत्ति गुणित जो है तरंग दैर्घ्य होती है, तो इसको आप लोग याद रखिएगा। तरंग की चाल बराबर होता है आवृत्ति गुणित तरंग दैर्घ्य। चलिए आगे हम लोग अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है ऊर्जा संरक्षण का नियम किसने दिया। तो ऊर्जा संरक्षण का जो नियम है वो किसने दिया था, बताइए इसको आप लोग। ऊर्जा संरक्षण के किसने नियम दिया था, तो इसका सही आंसर है ए जूल ने जो है ऊर्जा संरक्षण का नियम दिया था। ठीक है दोस्तों, अगर आप लोग जो है इसका आंसर देना चाह रहे हैं तो वीडियो को रोक लीजिएगा, उसके बाद जो है इसका आंसर आप लोग खुद देने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, मैं इसमें जो है जल्दी 100 प्रश्न बताना है, इसलिए हम लोग जल्दी वीडियो को कर रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे हम लोग अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है जल का रासायनिक सूत्र क्या है। तो जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है, H2O होता है। ठीक है, O2 ऑक्सीजन, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, H2 जो है हाइड्रोजन का रहता है। चलिए आगे हम लोग अगला प्रश्न देख लेते हैं। अम्ल का स्वाद कैसा होता है। तो अम्ल का स्वाद कैसा होता है, तो खट्टा होता है। ठीक है, चलिए आगे हम लोग अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है सोडियम क्लोराइड क्या है। तो सोडियम क्लोराइड क्या है, सोडियम क्लोराइड जो है एक साधारण नमक है। सोडियम क्लोराइड का फार्मूला क्या होता है, तो NaCl होता है। ठीक है, इसको आप लोग याद रखिएगा, सोडियम क्लोराइड NaCl। ठीक है, ये जो है सोडियम क्लोराइड का फार्मूला है और इसे क्या कहते हैं, साधारण नमक कहा जाता है। ठीक है, तो बेकिंग सोडा मतलब होता है खाने का सोडा, NaCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट होता है, और जो वो होता है क्या बोलते हैं धोने का सोडा, वो क्या होता है सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 होता है। तो इसको आप लोग याद रखिएगा, ये कई बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, बेकिंग सोडा, खाने का सोडा और धोने का सोडा, और कंफ्यूजन भी बहुत ज़्यादा होता है। अगला प्रश्न है नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो सी साइट्रिक अम्ल पाया जाता है नींबू में। चलिए आगे अगला प्रश्न देख लेते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है दूध के फटने में कौन सी प्रक्रिया होती है। तो इसका जो सही आंसर है वो है बी, रासायनिक परिवर्तन होता है। मतलब दूध के फटने में कौन सी प्रक्रिया होती है, तो रासायनिक परिवर्तन होता है, इसको आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, रासायनिक परिवर्तन होता है दूध के फटने में। अगला प्रश्न है ऑक्सीजन का रासायनिक प्रतीक क्या है। तो ऑक्सीजन का रासायनिक प्रतीक सी जो है O है। चलिए आगे हम अगला प्रश्न देख लेते हैं।
अगला प्रश्न है ब्लू विट्रोल का रासायनिक नाम क्या है? तो ब्लू विट्रोल का रासायनिक नाम क्या है? इसका सही आंसर है बी, कॉपर सल्फेट, CuSO4 होता है। ठीक है, ब्लू विट्रोल मतलब कॉपर सल्फेट होता है, इसका जो रासायनिक सूत्र क्या होता है? CuSO4 होता है। ठीक है, इसको आप लोग याद रखिएगा। चलिए आगे हम लोग अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है पेट में पाया जाने वाला अम्ल कौन सा है? तो पेट में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है पेट में। ठीक है, इसको आप लोग याद रखिएगा। चलिए आगे हम लोग अगला प्रश्न देख लेते हैं। सबसे हल्की धातु कौन सी है? तो सबसे हल्की धातु कौन सी है? लिथियम है। ठीक है, सबसे हल्की धातु कौन सी है? तो लिथियम है। चलिए आगे हम लोग अगला प्रश्न देख लेते हैं। बिजली के बल्ब में कौन सी गैस भरी रहती है? तो बिजली के बल्ब में कौन सी गैस भरी रहती है? आर्गन गैस भरी रहती है, इसको आप लोग याद रखिएगा। चलिए आगे हम लोग अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है हीरा किस तत्व का रूप है? तो हीरा किसका रूप है? कार्बन का जो है रूप है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं हम लोग। एलपीजी गैस का मुख्य घटक क्या है? तो एलपीजी गैस के मुख्य घटक क्या है? ब्यूटेन है। अगला प्रश्न है अमोनिया गैस की गंध कैसी होती है? तो अमोनिया गैस की गंध जो है तीखी होती है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र क्या है? तो ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र क्या है? CaOCl2। ठीक है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड जो है ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र है CaOCl2। ठीक है, चलिए आगे हम लोग अगला प्रश्न देख लेते हैं। कोयला मुख्यतः किससे बना होता है? तो कोयला किससे बना होता है? तो कोयला जो है कार्बन से बना होता है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। रेडियोधर्मिता की खोज किसने की थी? रेडियोधर्मिता की खोज जो है हेनरी बेकलर ने किया था। ठीक है, इसको आप लोग याद रखिएगा, हेनरी बेकलर ने जो है रेडियोधर्मिता की खोज की थी। अगला प्रश्न है नाभिक में कौन से कण पाए जाते हैं? तो नाभिक में कौन से कण पाए जाते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन है वो नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते रहते हैं। ठीक है, चलिए आगे हम लोग अगला प्रश्न देख लेते हैं। पानी में घुलनशील गैस कौन सी है? तो पानी में घुलनशील गैस कौन सी है? तो अमोनिया है। ठीक है, याद रखिएगा सबसे घुलनशील गैस कौन है? तो अमोनिया है। चलिए आगे हम लोग अगला प्रश्न देख लेते हैं। पृथ्वी का सबसे प्रचुर धातु तत्व कौन सा है? तो एल्यूमिनियम है। ठीक है, पृथ्वी में सबसे ज्यादा जो है धातु में बात करें तो एल्यूमिनियम पाया जाता है। चलिए आगे अगला प्रश्न देख लेते हैं। पीतल जो है किन धातुओं का मिश्रण होता है? तो पीतल किन धातुओं का मिश्रण होता है? तांबा और जस्ता का मिश्रण होता है पीतल। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। पारा किस अवस्था में पाया जाता है? तो सभी लोग जानते हैं पारा जो है द्रव अवस्था में पाया जाता है। ठीक है, चलिए आगे हम लोग अगला प्रश्न देख लेते हैं। गंधक का अम्ल किसे कहते हैं? तो गंधक का अम्ल जो है सल्फ्यूरिक अम्ल को कहते हैं। ठीक है, H2SO4। चलिए आगे अगला प्रश्न देख लेते हैं। जैसे कि मैंने बताया H2SO4 का रासायनिक नाम क्या है? तो H2SO4 का रासायनिक नाम क्या है? ये सल्फ्यूरिक अम्ल है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। पाचन रसों में प्रमुख अम्ल कौन सा है? तो पाचन रसों में प्रमुख अम्ल कौन सा है? तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है पाचन रसों में प्रमुख अम्ल है। चलिए आगे हम लोग अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है हड्डियां किस तत्व से बनी होती हैं? तो हड्डियां जो है कैल्शियम और फास्फोरस से बनी होती हैं। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। इंसुलिन कौन सी ग्रंथि बनाती है? तो कौन सी ग्रंथि बनाती है? इंसुलिन जो है अग्नाशयी ग्रंथि बनाती है इंसुलिन। ठीक है, चलिए आगे हम लोग अगला प्रश्न देख लेते हैं। रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? तो हीमोग्लोबिन के कारण होता है रक्त का लाल रंग। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। रक्त का थक्का जमने में कौन सा तत्व सहायक है? तो रक्त का थक्का जमने में कौन सा तत्व सहायक है? कैल्शियम सहायक है। ठीक है, इसको आप लोग याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं हम लोग। पत्तियों में जो है भोजन बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं प्रकाश संश्लेषण कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं हम लोग। मानव शरीर में कितनी हड्डियां होती है? तो मानव शरीर में कुल जो है 206 हड्डियां होती हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? तो शरीर का सबसे बड़ा अंग है त्वचा। अगला प्रश्न देख लेते हैं हम लोग। पौधे का खाद्य भाग कौन है? तो पौधे का जो खाद्य भाग है वो है पत्ती। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं हम लोग। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? रिकेट्स होता है। ठीक है, स्कर्वी जो है विटामिन सी की कमी से होता है। ठीक है, नाइट ब्लाइंडनेस विटामिन ए की कमी से होता है। चलिए आगे हम लोग अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है मलेरिया किससे होता है? तो मलेरिया जो है प्लाज्मोडियम से कारण होता है। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं हम लोग। राइबोसोम का जो है कार्य क्या है? तो राइबोसोम का कार्य क्या है? प्रोटीन संश्लेषण जो है राइबोसोम का कार्य है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। मानव शरीर का सबसे बड़ा कोशिकांग कौन सा है? तो मानव शरीर का सबसे बड़ा कोशिकांग है नाभिक है। ठीक है, पौधे में जो है क्या होता है? राजधानी होता है, जबकि मानव शरीर में सबसे बड़ा कोशिकांग जो है नाभिक होता है। ठीक है, चलिए आगे हम लोग अगला प्रश्न देख लेते हैं। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? रतौंधी। जो भी मैंने बताया नाइट ब्लाइंडनेस जो है विटामिन ए की कमी से होता है रतौंधी। ठीक है, चलिए आगे हम लोग अगला प्रश्न देख लेते हैं। मानव शरीर में लौह तत्व कहाँ पाया जाता है? तो हीमोग्लोबिन में पाया जाता है लौह तत्व, मैंने बताया था पीछे।
चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। रक्त में शर्करा का देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या है, रक्त में शर्करा का सामान्य स्तर कौन सा है? तो रक्त में शर्करा का सामान्य स्तर क्या है? 80 प्रति 120 जो है mg प्रति dl होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं हम लोग। मस्तिष्क को सुरक्षा कौन देता है? तो मस्तिष्क की सुरक्षा कौन देता है? तो खोपड़ी देता है मस्तिष्क की सुरक्षा। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं हम लोग। प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक गैस कौन सी है? तो प्रकाश संश्लेषण के लिए जो आवश्यक गैस है वो है कार्बन डाइऑक्साइड है। ठीक है, अगला प्रश्न है, पौधों में जल का परिवहन कौन करता है? तो पौधों में जल का परिवहन किसके द्वारा किया जाता है? तो जाइलम के द्वारा किया जाता है पौधों में जल का परिवहन। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में पाचन की प्रक्रिया कहाँ से शुरू होती है? तो मानव शरीर में पाचन की प्रक्रिया कहाँ से शुरू होती है? मुख से शुरू होती है। ठीक है, अगला प्रश्न है, पित्त रस कौन बनाता है? तो पित्त रस जैसे कि मैंने बताया था बनाता यकृत है और उसका संग्रहण कहाँ होता है? तो पित्ताशय में होता है। अगला प्रश्न है, लाल रक्त कणिकाओं की आयु कितनी होती है? तो लाल रक्त कणिकाओं जैसे कि मैंने बताया था आरबीसी की आयु कितनी दिन का होता है? तो 120 दिन का होता है। ठीक है, चलिए आगे हम लोग अगला प्रश्न देख लेते हैं। रक्तचाप मापने का यंत्र क्या है? तो रक्तचाप मापने का यंत्र क्या है? बी स्फेग्नोमीटर है। अगला प्रश्न है, डीएनए का पूर्ण रूप क्या है? तो डीएनए का पूर्ण रूप क्या है? डाइऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, मतलब इसका आंसर ए हो जाएगा, डाइऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। ठीक है, चलिए आगे हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। आंख का रंगीन भाग क्या कहलाता है? तो आंख का जो रंगीन भाग है वो क्या है? कॉर्निया है। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है, इंसुलिन का कार्य क्या है? तो इंसुलिन का कार्य क्या है? शरीर में जो रक्तचाप है उसको जो है, शरीर में जो रक्त में जो शर्करा है उसका जो है नियंत्रण करना जो है इंसुलिन का कार्य है। इसी के कारण क्या होता है? शुगर होता है। अगर रक्त शर्करा का जो इस तरह वो बढ़ जाता है तो क्या होता है? शुगर होता है, अर्थात डायबिटीज होता है। ठीक है, चलिए आगे हम लोग अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, विटामिन सी का मुख्य स्रोत क्या है? तो विटामिन सी का मुख्य स्रोत क्या है? नींबू है। ठीक है, चलिए आगे हम लोग अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, हृदय का पेसमेकर कौन कहलाता है? तो हृदय का पेसमेकर कौन कहलाता है? ऐसे नोड कहलाता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। मूत्र का निर्माण कहाँ होता है? तो मूत्र का निर्माण कहाँ होता है? तो मूत्र का जो निर्माण है वो वृक्क अर्थात किडनी में होता है। ठीक है, चलिए आगे हम लोग अगला प्रश्न देख लेते हैं। ऑक्सीजन का वहन कौन करता है? तो ऑक्सीजन का वहन कौन करता है? ऑक्सीजन का वहन जो है आरबीसी करता है। ठीक है, लाल रक्त कणिकाएं। अगला प्रश्न है, जीवित प्राणियों की सबसे छोटी इकाई क्या है? तो जीवित प्राणियों की सबसे छोटी इकाई क्या है? कोशिका है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं हम लोग। जीव विज्ञान के जनक कौन है? तो कौन है जीव विज्ञान के जनक? सबको पता है, अरस्तु है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं हम लोग। सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किसने किया? तो सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किसने किया था? लीवेनहॉक ने किया था। अगला प्रश्न है, मानव रक्त संचरण की खोज किसने किया था? तो विलियम हॉर्वे ने किया था। अगला प्रश्न देख लेते हैं। डीएनए की संरचना किसने बताई? तो डीएनए की संरचना किसने बताई थी? वाटसन एवं क्रिक द्वारा बताया गया था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है, क्लोरोफिल का हरा रंग किस तत्व के कारण होता है? क्लोरोफिल का हरा रंग किस तत्व के कारण होता है? तो मैग्नीशियम के कारण होता है। ठीक है दोस्तों, तो ये जो है बायोलॉजी के जो है लगभग 100 के आसपास प्रश्न है। ये प्रश्न जो है बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आप लोग इन प्रश्नों को बार बार देखिएगा और कोशिश करिएगा कि ये सारे प्रश्न आप लोगों से बने। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।